ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रच्छाद सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि सरस्वती हरति न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पावनाशं तिदं शास्त्रं श्री गुरुमर्सार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकार कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन अनुसारतम आसाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य ने वीर शास्त्रम स्तोतार सावधान तरह संबंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीव कांड की जय। आचार्य श्री नेमी चंद्र जी की जय। टीकाकर्ता श्री मुक्तार चंद शास्त्री की जय। हड़ाई द्वीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जमीन। हम लोग परम मांगली ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम 13वें गुणस्थान का स्वाध्याय कर रहे हैं। सिद्धम शुद्धम परणीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं दिवस परुवनं गोचम्। पेज नंबर 97। इसके बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्टियों को करता है। पूर्व और अपूर्व स्पर्धक रूप से ईंटों की पंक्ति के आकार से स्थित योग का उपसंहार करके सूक्ष्म सूक्ष्म खंडों की रचना करता है। उन्हें कृष्टियां कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों से आगे क्रम वृद्धि और हानियों के अभाव होने के कारण स्पर्धक के लक्षण से कृष्टि के लक्षण की यहाँ विलक्षणता जाननी चाहिए, क्योंकि असंख्यात गुणी वृद्धि और हानि के द्वारा ही कृष्टिगत जीव प्रदेशों में योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है। यहाँ जो ये बात आई, जीव प्रदेशों में योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है। पीछे जो सारे शब्द बार बार आ रहे थे जो हम लोगों को लग रहे थे जैसे पेज नंबर 96 में नीचे से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नीचे से 12वीं लाइन में उसकी आदि वर्गना में असंख्यात गुण जीव प्रदेशों को निश्चित करता है। यहाँ जीव प्रदेशों को निश्चित करने का मतलब योग जो होता है वो जीव प्रदेशों में होता है, यानी जीव योग उद्गल में नहीं होता, योग जो होता है वो जीव के प्रदेशों में होता है। उस हिसाब से यहाँ पर कहा गया जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है, यानी योग के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि योग की शक्ति किसमें पाई जा रही है? जीव प्रदेशों में ही योग की शक्ति पाई जाती है। जीव की शक्ति योग प्रदेश के अलावा नहीं पाई जाती है। इसलिए पीछे जो जगह जगह जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है कहने का मतलब वहां पर योग को निक्षिप्त करता है, ऐसा हमें समझना है। जीव प्रदेशों में योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है, क्योंकि योग शक्ति का अवस्थान किसमें है? तो जीव में ही है।
जो कार्बन वर्गनाएं हम चिपकी हुई है शरीर वाली, उसमें थोड़ी योग शक्ति है। योग की शक्ति अगर जहां से आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं, वह अंग हिलना डुलना बंद कर जाता है। डॉक्टर के हिसाब से कुछ और है, जो लकवा मार जाता है, जो हाथ पैर नहीं हिलते हैं, तो वहां से जीव प्रदेश की वो जो भी कहते हो कि भाई ब्लड का संचार खत्म हो गया, जो भी उनकी डॉक्टर की भाषा में होते हो, पर वहां से वास्तव में जीव के प्रदेश निकल गए, तो वहां वो अंग योग शक्ति उस अंग की खत्म हो जाती है। तो वास्तव में योग शक्ति किसमें पाई जा रही? जीव प्रदेशों में। यही कारण है कि पीछे जहां पर भी जीव के प्रदेश आए, जो हम लोग को कल शंका लग रही थी कि भाई जीव प्रदेशों से निश्चित कर रहा है, तो योग शक्ति का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार की लक्षण वाली कृष्टियों को यह योग का निरोध करने वाला केवली अंतर्मूर्त काल तक रहता है। यानी कृष्टि कितने समय तक करता है? तो अंतर्मूर्त काल तक करता है। इस प्रकार यहाँ पर यह सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब कृष्टियों के इसी लक्षण को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र का अवतार हुआ है। अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात में भाग का अपकर्षण करता है। अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना जब हम लोग निकाल रहे थे 6300 परमाणु वाला, तो सबसे पहले वर्गना आदि वर्गना 512 थी। तो के अविभाग प्रतिच्छेद, उसमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं के असंख्यात में भाग का अपकर्षण, उसका जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उसको असंख्यात से भाग दे दे, उतने को वो अपकर्षण करता यानी नीचे लाता है। पूर्वोक्त अपूर्व स्पर्धकों की सबसे मंद शक्ति से युक्त जो आदि वर्गना है, यानी जिसमें सबसे योग, अपने लोग ये समझ चुके हैं कि योग शक्ति को कैसे नापा जाता है, अविभाग प्रतिच्छेद कैसे नापा जाता है, तो जिससे कम शक्ति नहीं पाई जाए वही अविभाग प्रतिच्छेद की शक्ति वही होती है। तो उसी तरह से सबसे मंद, सबसे जघन्य योग वाला जो आत्मा का प्रदेश होते हैं वो मंद शक्ति का आदि वर्गना हो गई। उससे कम शक्ति वाला आत्मा का प्रदेश नहीं पाया जाना, तो वो आदि वर्गना हो गई। उसके असंख्यात में भाग का अपकर्षण, आदि वर्गना का उस जघन्य शक्ति वाले जितने आत्मा के प्रदेश हैं उनके असंख्यात में भाग का अपकर्षण करता है। उससे आत्मा के प्रदेश को करने का मतलब जघन्य योग से शक्ति वाले, योग की शक्ति आत्मा में है इसलिए शक्ति वाले आत्म प्रदेशों को, उससे असंख्यात गुणहीन अविभाग प्रतिच्छेद से योग शक्ति का अपकर्षण करके उसके असंख्यात विभाग में स्थापित करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ पर कृष्टियों और स्पर्धकों के संबंधी गुणकार अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सभी जगह पल्ले का असंख्यातवां भाग प्रमाण ही होता है। इस प्रकार अविभाग प्रतिच्छेदों या फिर लोक प्रमाण भी होता है। इस प्रकार अविभाग प्रतिच्छेदों का असंख्यात गुणहानि के द्वारा अपकर्षण करके कृष्टियों को करता हुआ प्रथम समय में कितने जीव प्रदेशों को कृष्टि रूप से आकर्षित करता है। जीव प्रदेशों को आकर्षित करना में जीव प्रदेशों में ही तो योग शक्ति पाई जा रही है, इसलिए जीव प्रदेशों को ही उस स्थान पर लाता है। अपकर्षित है दीदी, दीदी प्रणाम दीदी, अपकर्षित है मेरे इसमें। हाँ अपकर्षित ही है। अच्छा मेरे में तो अपवर्तन है, मेरे में अपवर्तन है, नहीं मेरे में अपवर्तन है। असंख्यात गुणहानि के द्वारा अपवर्तन करके कृष्टियों को करता हुआ। अपवर्तन और अपकर्षित चीज तो एक ही है, फिर भी हम देख लेते हैं, दोनों एक ही चीज है, अपवर्तन और अपकर्षण एक ही चीज है। पेज नंबर 98 ना नहीं है, हाँ तो इसमें शुद्धि पत्र में नहीं दिया है दीदी। 101 नंबर पेज पे चल रहा है ना? एक ही चीज है। हाँ 101 पेज चल रहा है ना? नहीं 100 नंबर चल रहा है मेरे में, तो नंबर चल रहा है 100 नंबर चल रहा है। मेरा तो 98 है।
अच्छा, फर्क है किताबों में सो मुझे पे, लगता हाँ है। हाँ, सो में जो है ना, 2 पेज का जो बड़े फर्क वाले है 2 पैरे की नंबर दूसरी का। लाइन है, बड़े वाले पैरे की सबसे नीचे से दूसरी लाइन है, ठीक। अपवर्तन करके। कृष्टि रूप से अपवर्तन अपकर्षित एक ही चीज है। ऐसी आशंका होने पर निषण करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। जीव प्रदेशों के असंख्यात्म भाग का अपकर्षण करता है। पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों में अवस्थित लोक प्रमाण जीव प्रदेशों के असंख्यात्म भाग जीव प्रदेशों की कृष्टि करने के लिए अपकर्षित करता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ प्रतिभाग अपकर्षण उत्कर्षण भागहार रूप है। भागहार क्या है? तो जितना अपकर्षित और उत्कर्षित कर रहा है वही वहां पर भागहार है। इस प्रकार दीदी अपकर्षित यहाँ हाँ। पे पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक दोनों में अंतर बताएंगे क्या? पूर्व हाँ, स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक। हाँ, दोनों में से कृष्टि कर रहा है। हाँ, मतलब पूर्व क्या हुआ कि पहले के, और अपूर्व क्या हुआ नए। जो पहले, हाँ, जो पहले से अवस्थित, जिसमें पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक बनाया, अब कृष्टि कर रहा, तो अपूर्व स्पर्धक के पहले पूर्व स्पर्धक। अपूर्व स्पर्धकों की मतलब क्या कहेंगे, उसके उपस्थिति इसके पहले नहीं रहती है। जहाँ पर करण करते वहां रहती है, वहां की बात यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ 13वें गुण स्थान में इसके पहले ये अपूर्व स्पर्धक, जैसे स्पर्धक पहले नहीं पाए जा रहे हैं, उनका नाम हो जाता है अपूर्व स्पर्धक। जो मतलब स्पर्धक पहले पूर्व ही पाए में, जा रहे हैं, हाँ, पूर्व में कभी ऐसे स्पर्धक नहीं हुए, नए हैं मतलब ये, हाँ? हाँ, पूर्व में 13वें गुण स्थान में पाए जाने वाले स्पर्धक हैं। अपूर्व में भी 13वें गुण स्थान में पाए जाने वाले स्पर्धक है, लेकिन इसके पहले नहीं पाए जा रहे थे, अभी पाए जा रहे हैं, उसको अपूर्व कह देंगे। इस प्रकार अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों का कृष्टियों में किस रचना विशेष से निक्षिप्त करता है, यानी डालता है। कहते हैं प्रथम समय में कृष्टियों को करने वाला, योग निरोध करने वाला जीव, योग निरोध कर चुका है ना, करने वाला जीव पूर्व स्पर्धकों में से अपूर्व स्पर्धकों में से पल्योपम के असंख्यात में भाग रूप प्रतिभाग से जीव प्रदेशों को अपकर्षित करके प्रथम कृष्टि में बहुत जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। पहली कृष्टि, सबसे पहली कृष्टि में सबसे ज्यादा द्रव्य रह करके सभी जगह इसी तरह से आता है, चाहे कर्म उदय की बात हो, कुछ भी हो, सब जगह पहले समय में निक्षिप्त ज्यादा होता है द्रव्य। दूसरी कृष्टि में विशेषहीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। यहाँ पर प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? यहाँ पर जगत श्रेणी, ऊपर क्या था, प्रतिभाग का समान क्या था, पल्योपम का एक संख्यात मिनट, में कौन सा पैराग्राफ है? हमको तो मिल नहीं रहा है किसी जरूर। अंतर्मूर्त मेरे तक पेज में कृष्टिगत योग वाला होता है, ये नहीं पढ़ रहे क्या? 100 पेज पे 98 पेज पे है, 98 दीदी पेज पे है। किशन दीदी 101 शुरू हो गया, 101 हम्म, 101 फर्स्ट लाइन। हाँ ठीक, अगर यही है यहाँ तो। पर प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? यहाँ पर जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण निषेक भागहार प्रतिभाग का प्रमाण है। यहाँ जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग आ गया, जो भागहार है वो कितना हो गया, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। ऊपर क्या था, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। इस प्रकार निक्षेप करता हुआ अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक निक्षेप करता है। पुनः अंतिम कृष्टि से अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में असंख्यात गुणहीन जीव प्रदेशों को सिंचित करके उससे आगे विशेष हानि रूप से सिंचित करता है, ऐसा जानना चाहिए। पुनः दूसरे समय में प्रथम समय में अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों से असंख्यात गुणे जीव प्रदेशों को अपकर्षित करके उस काल में रची जाने वाली प्रथम अपूर्व कृष्टि में बहुत जीव प्रदेशों को सिंचित करता है। जैसी कृष्टि अभी तक नहीं पाई गई थी, उसको अपूर्व कृष्टि कहेंगे। दूसरी कृष्टि से असंख्यात में भाग प्रमाण विशेषहीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। इस प्रकार निक्षेप करते, यहाँ पर हीन, जब कर्मोदय के निषेक के होते हैं तो विशेष रूप से हीन होते हैं। एक चय रूप से हीन होते होते, दो चय रूपहीन, तीन चय रूपहीन, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी जो निक्षेप कर रहा है, तो पहले समय में उन्होंने ऊपर लिखा कि बहुत ज्यादा प्रदेशों को करता है और धीरे धीरे पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में कम करता हुआ
अंतिम पूर्व कृष्टियों की अंतिम कृष्टि तक निक्षिप्त करता है। उन्हें दीदी दूसरे यहाँ समय पे की ये अंतिम- कभी लिखते हैं आकर्षित करता है, फिर सिंचित करता है, फिर निक्षिप्त करता है, तो तीनों वर्ड का मीनिंग तो एक ही है हाँ, ना। सब एक ही चीज है। अच्छे शास्त्र की ये पहचान है, अच्छे लेखक की ये पहचान है कि एक शब्द को रिपीट ना करे। बहुत हम लोग हार्ड जब- हार्ड शब्द लगा देते हैं लोग। हम लोग लेकिन तो दीदी नहीं, हम आकर्षित लोग आकर्षित और ये निक्षिप्त तो एक कैसे हुआ? निक्षिप्त माने डालना, कहाँ से लाके डालना, ऊपर से लाके डालना। अपकर्षित माने अपकर्षण करके डालना, एक ही चीज हो गया। सिंचित करना, उसमें रखना, सब तो एक ही चीज है। यहाँ पर एक ही अर्थ में आ रहा है। वैसे अच्छा। खोजेंगे अलग अलग सबका अर्थ तो थोड़ा अलग। म्यूट हो गया दीदी। मंजू भाई मुझे तो अभी तक नहीं मिला। कुसुम भाई 101 पेज पर 5वीं 6ठी लाइन है। 98 पेज पे है। कुसुम भाई 98 आपके है। पास है ना, नई नई किताब है ना हाँ अपन की ये, तो उसमें 98 पेज पे जाइए और शंका नंबर 2 है। तो मेरा इसलिए पेज उसी में छोड़ा हुआ था पिछली बार का, तो मैं देखे आप लोग एक शंका नंबर 2। हाँ, यहाँ पर मतलब हाँ, यहाँ पर जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण निश्चय वाला है, समाधान से शुरू करके बीच में है पैराग्राफ। समाधान। यहाँ पर प्रतिभाग का प्रमाण क्या है, ये शंका है दीदी। हाँ, यही शंका के आगे बढ़ रहे हैं दीदी। हाँ। जब एशे वगैरह ग्रंथ वगैरह लिखा जाता है, क्योंकि एक चीज पे लिखा जाता है, लेकिन हर समय कर्ता का रूप भी बदलना पड़ता है और क्रिया का रूप भी बदलना पड़ता है। बदलते हैं तो फुल मार्क्स मिलते थे, नहीं बदलते थे तो नंबर कट जाता था। तो एक ही शब्द को दोबारा कम, मतलब जितने उसके लिए शब्द हो सकते हैं उतने शब्दों को रखना चाहिए। नहीं यहाँ दीदी दीदी म्यूट आप हो म्यूट गया। हो गए। हाँ? ये सारी चर्चा 13वें गुण स्थान की है ना? हाँ, 13वें गुण स्थान में ही चल रहा है अभी तक जी। हाँ हाँ। ललिता जी, ये जीव के प्रदेशों की कृष्टि कर्म की तो समझ में आती है, भाई ये किया वो, जीव प्रदेशों का कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक मुझे तो। मैं कितनी बार कल से पढ़ ली। ये निकल चुका कुसुम जी, शुरू में आ चुका था। आप लोग देर से ज्वाइन करते, कोई था ही नहीं नहीं यहाँ। नहीं, जो इनने वो मात्र 3 व्यक्ति थे जब नहीं, क्लास नहीं, शुरू हुई है, मात्र 3 व्यक्ति थे। नहीं, जीव प्रदेश तो पहले से ही आ रहा है ना, कल भी आया जीव प्रदेश होगा। हाँ, पीछे आ चुका है कि क्यों था, पीछे हम समझा चुके नहीं, हैं। जीव प्रदेश का मतलब क्या? हाँ, वहां पर आ चुका है, ये पिछले पेज में आ चुका है। इस मैं प्रकार तो कल निक्षेप कर पूरा पढ़ी हूँ, कल पूरा 3-4 पेज। कुसुम भाई आप आए नहीं थे, दीदी ने शुरू में समझाया था, जीव प्रदेश मतलब कर्म लगे हुए जीव प्रदेश है, ऐसे कुछ बताया दीदी ने। आप दीदी वापस बताएंगी तो। इस प्रकार निक्षेप करता हुआ दूसरे समय में की जाने वाली अपूर्व कृष्टियों की अंतिम कृष्टि तक निक्षिप्त करता है। पुनः दूसरे समय की अंतिम अपूर्व कृष्टि से प्रथम समय में रचे जाने वाली अपूर्व कृष्टियों को, जो जघन्य कृष्टि है, उसके ऊपर असंख्यात में भागहीन जीव प्रदेशों को सिंचित करता है, क्योंकि उसमें पूर्व में निश्चित किए गए जीव प्रदेश मात्र और एक कृष्टि विशेष मात्रहीन है। इससे आगे सर्वत्र अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक
विशेषहीन जीव प्रदेशों को निक्षिप्त करता है। कृष्टि और स्पर्धक की संधि में पूर्वोक्त क्रम ही कहना चाहिए। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से अपूर्व कृष्टियों को रचता है, परंतु कृष्टीकरण काल के अंतिम समय तक कृष्टियों में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों को सिंचित करता है। अब इसी अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए आगे का सूत्र प्रबंध बताया है। दीदी इसमें बार बार है ना जो कृष्टि शब्द आ रहा है उसका अर्थ तो समझ में आ रहा है, पर एक बार आप बताएंगे क्या कृष्टि से क्या मतलब हुआ? कृष्टि करता है, कृष्टि सूक्ष्म योग कर लिया। अब जितने जितने उसमें योग शक्ति अभी बची हुई है तो उस योग शक्ति को कृष्टि कर, सूक्ष्म योग बादर से सारे सूक्ष्म योग तो कर लिया, और सूक्ष्म योग से अब उनको योग खत्म करना है ना, तो उस योग की शक्ति को कृष्टि कर रहे हैं। योग की जो शक्ति है उसकी कृष्टि हो रही है। कृष्टि मतलब कृष्टि मतलब कृष करना, पतला करना, और कृष्टि मतलब कम करना। कम करना। ठीक है दीदी। कृष करना, कृष माने होता है ना दुबला कृष हो गया, ये आदमी तो बहुत ही कृष हो गया यानी पतला हो, कमजोर हो गया, तो कमजोर करना है ना। उसकी जो योग शक्ति जीव प्रदेश में है उस शक्ति की कृष्टि हो रही है। तो शक्ति की कृष्टि होने का मतलब जीव प्रदेशों में, तो जीव प्रदेश में ही तो योग शक्ति है ना, इसलिए जीव प्रदेश लिखे जा रहे हैं बार बार। दीदी अपन संलेखना में भी बोलते हैं ना दीदी, काय और कषाय को कृष करना, संलेखना में काय और कषाय को कृष करना, वही कृष शब्द आया। यहाँ पर असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से कृष्टियों को अंतर्मूर्त काल तक करता है। यह सूत्र सुगम है। असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों को करता है। जीव प्रदेशों को करता कहने का मतलब क्या, उसकी योग शक्ति को कम करते जा रहा है। तो कितने प्रदेशों की योग शक्ति कम कर रहा है ना, जो आप लोग को बार बार शंका हो रही है, कुसुम जी को हो रही है। तो जैसे असंख्यात प्रदेश है जीव, असंख्यात प्रदेशी जीव के कितने प्रदेशों की कृष्टि हो रही है, यानी कितने प्रदेशों में से योग शक्ति कम हो रही है। ये लगाना है। यह सूत्र भी सुगम है। अब यहाँ पर रची जाने वाली कृष्टियों में अधस्तन कृष्टियों से उपरिम कृष्टियों का कितना गुणाकार होता है, ऐसी आशंका निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र द्वारा कृष्टियों के गुणकार के प्रमाण कहते हैं। यानी पहले 10 प्रदेश में से 10 प्रदेश की कृष्टि किया, 10 प्रदेशों की योग की शक्ति को कम किया, फिर चूंकि हानि रूप से यहाँ हो रहा, फिर 9 प्रदेश की कृष्टि किया, फिर 8 प्रदेश की कृष्टि किया। कृष्टि यानी योग की शक्ति को कम किया, जघन्य किया। कृष्टि गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यानी एक कृष्टि से दूसरी वाली कृष्टि में कितना कम है, तो पल्य का संख्यात से भाग दीजिए, उतना कम पहली कृष्टि से, चूंकि हीन रूप चल रही है, वो कृष्टि उतने कम प्रदेशों में हो रही है। उक्त कथन का यह तात्पर्य है, जघन कृष्टि के सदृश घन वाली कृष्टियां असंख्यात जगत प्रतर प्रमाण हैं। वहां एक जघन्य कृष्टि के योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेदों को पल्योपम के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर एक जीव प्रदेश के आश्रय से जघन्य कृष्टि के अनंतर उपरिम एक कृष्टि में योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जाते होते हैं। योग शक्ति कैसे नापी जाती है, जैसे हमने उस दिन समझाया था कि अब दूध की चिकनाई नापनी है, तो गाय बकरी का दूध लिया, बकरी के दूध में 1 किलो में 100 ग्राम घी निकला, एकदम सबसे पतला दूध बकरी का होता है, तो अभिभाग पर छेद का नाम हो गया 100 मिलीग्राम घी, 100 मिलीग्राम चिकनाई। अब भाई गाय के दूध में हम देख रहे हैं कि चिकनाई 500 मिलीग्राम आ रही है, तो क्या उसमें 5 अभिभाग प्रतिच्छेद हो गए। फिर हमने भैंस का दूध देखा, तो वहां देख रहे हैं 1000 चिकनाई आ रही है, तो वहां पर अभिभाग प्रतिच्छेद कितने हो गए, वहां पर अभिभाग प्रतिच्छेद 10 हो गए। तो इस तरह से अभिभाग प्रतिच्छेद नापे जाते हैं। तो वहां पर वही कह रहे हैं, ऊपरी में एक कृष्टि में योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं, तो जब चूंकि सारी चीजें योग अभिभाग प्रतिच्छेद के अभिभाग प्रतिच्छेदों से ही नापी जाती है, कि आत्मा के इस प्रदेश में योग शक्ति के इतने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं, आत्मा के इस प्रदेश में योग के इतने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं। जैसे हमने उस समय समझाया था आप लोग को 10-10 करके वर्ग और वर्गना का समझाया था। सबसे कम अभिभाग प्रतिच्छेद
2 का था तो किसी सबसे कम कहीं पर पाया जा रहा था तो 10 पाया जा रहा था, यानी 5 अभिभाग प्रतिच्छेद कम से कम पाए जा रहे थे। फिर आगे देखे गए तो किसी में 6 अभिभाग प्रतिच्छेद है, यानी 12 है, 14 शक्ति है तो 7 अभिभाग प्रतिच्छेद है। तो वही यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि वहां एक जघन्य कृष्टि के योग संबंधी अभिभाग, चूंकि योग की अभिभाग प्रतिच्छेद नापे जा रहे हैं कि कम से कम योग की शक्ति कितने अभिभाग प्रतिच्छेद है। सारी शक्तियां योग अभिभाग प्रतिच्छेदों से ही नापी जाती है। जैसे हमने दूध की शक्ति नापी, अभी बकरी के दूध की, गाय के दूध की और भैंस के दूध की शक्ति नापी, तो नापी भाई मिलीग्राम बढ़ा हुआ, तो उस जो मिलीग्राम, जितना मिलीग्राम बकरी में आया वो अभिभाग प्रतिच्छेद कहलाएगा। कि इतनी चिकनाई तो कोई भी दूध आप ले लो, मतलब चाहे गाय भैंस का इतनी चिकनाई तो पाई ही जाएगी कम से कम बकरी की दूध में, वो अभिभाग प्रतिच्छेद कहला जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज कह रहे हैं, वहां एक जघन्य कृष्टि के योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेदों को पल्य के असंख्यात्मक भाग से गुणित करने पर एक जीव प्रदेश के आश्रय से जघन्य कृष्टि के अनंतर उपरिम एक कृष्टि में योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। सबसे जघन्य के बाद जो अनंतर, जो उसके बाद वाला आत्मा का प्रदेश है, उसमें कहते हैं कि योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेद उसमें पाए जाते हैं, जघन्य कृष्टि से ऊपर वाले में। इसी प्रकार दूसरी आदि कृष्टियों में भी अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक गुणकार पर रूपना जाननी चाहिए। पुनः एक अंतिम कृष्टि के योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेदों को पल्योपम के असंख्यात विभाग से गुणित करने पर अपूर्व स्पर्धों की आदि वर्गणा में एक जीव प्रदेश के अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्योंकि अपूर्व स्पर्धक में ज्यादा शक्ति पाई जाएगी। यहाँ पहले वाले में तो कृष्टि कर दिया है, तो क्या कह रहे हैं, पुनः एक अंतिम कृष्टि के योग संबंधी अभिभाग प्रतिच्छेदों को, अंतिम जो कृष्टि है उसके जितने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं उसमें योग के जितने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं, योग की शक्ति के अभिभाग प्रतिच्छेद शक्ति को ही कहते हैं। ये मूर्त रूप नहीं होती है ना, भाव रूप है शक्ति कभी भी मूर्त रूप से थोड़ी दिखा सकते हैं। किसी पहलवान में बहुत ताकत है तो हम उसको किसी को ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि इसमें 1 किलो ताकत है, 2 किलो ताकत है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो भाव रूप से शक्ति होती है। यहाँ भी भाव रूप से अभिभाग प्रतिच्छेदों को पल्योपम के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर, उस अभिभाग प्रतिच्छेद को पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में एक जीव प्रदेश के अभिभाग जो अपूर्व स्पर्धक के आदि वर्गणा है उसमें एक जीव प्रदेश में इतने अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। अंतिम कृष्टि के अभिभाग प्रतिच्छेद को असंख्यात में भाग से, पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर इतने अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इसके आगे जीव प्रदेश आगम अनुसार अभिभाग प्रतिच्छेदों की विशेष अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार एक जीव प्रदेश का आश्रय कर कहा गया है, अथवा जघन्य कृष्टि की को पल्लोपम के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर दूसरी कृष्टि होती है। इस प्रकार अंतिम कृष्टि के प्राप्त होने तक यह गुणकार जानना चाहिए। यह गुणकार जब तक सदृश घन वाली कृष्टियां हैं, सदृश धन वाली कृष्टियां हैं, उनको देखकर कहा है। अच्छा, जब तक पल्लोपम के असंख्यात में भाग बढ़ रही है उतना ही चय जो बना हुआ है, तो कहते हैं उसको देख करके कृष्टि बताई जा रही है। पुनः अंतिम कृष्टि के सदृश धन वाले पूरे अभिभाग प्रतिच्छेद समुदाय से अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गना में सदृश धन वाले सब अभिभाग प्रतिच्छेदों का समूह असंख्यात गुणाहीन होता है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि उपरिम अभिभाग प्रतिच्छेद गुणकार से अधस्तन जीव प्रदेश गुणकार असंख्यात गुना देखा जाता है। सारी जीव प्रदेशों की योग शक्ति किस तरह से सूक्ष्म योग कर लिया, पातर से सूक्ष्म कर लिया, अब सूक्ष्म में भी और सूक्ष्म किया जा रहा है। किसके द्वारा? अपूर्व स्पर्धक और कृष्टि के द्वारा। ये पूरे वर्णन में आचार्य यही बता रहे कि वो कैसे कैसे होती, किस तरह से गुणकार रूप से उसमें दिया जाता जीव प्रदेशों को, मतलब स्थूल रूप से ये समझाया जा रहा है। यहाँ पर उसकी प्रक्रिया समझाई जा रही कैसे कैसे होती है। यहाँ पर गुणकार का प्रमाण क्या है? यहाँ पर गुणकार का प्रमाण
जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग है। शेष कथन जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार कृष्टि गुणकार के प्रतिपादन द्वारा कृष्टियों के लक्षण का प्ररूपण करके अब अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा रचे जाने वाली इन योग संबंधी कृष्टियों के प्रमाण विशेष का अवधारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बाबा कितनी कृष्टियां होगी। योग संबंधी कृष्टियां जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है, क्योंकि जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल के भी असंख्यात्मी भाग प्रमाण इनके जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण की सिद्धि निर्बाध रूप से उपलब्ध होती है। योग संबंधी कृष्टियां जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। योग संबंधी कृष्टियां, क्योंकि जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल के भी असंख्यात्मी भाग प्रमाण इनके जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण की सिद्धि निर्बाध रूप से उपलब्ध होती। बोले कैसे जाना कि भाई जगत श्रेणी का असंख्यात्मा भाग होता है, कृष्टि होती है? तो उन्होंने कहा कि जगत श्रेणी का पहला वर्गमूल समझते हैं ना, वर्ग नहीं करना, वर्गमूल निकालना है। जगत श्रेणी 7 राजू, उसका वर्गमूल करना है। उस 7 राजू का नहीं करना है, किसका करना है? जगत श्रेणी 7 राजू है, उसमें पाए जाने वाले आकाश के जितने प्रदेश है उसके वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल के भी असंख्यात्मी भाग प्रमाण, उस वर्गमूल जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश पाए जा रहे हैं उनका वर्गमूल निकाला। वर्गमूल का भी असंख्यात्मा भाग, इनके जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण की सिद्धि निर्बाध रूप से उपलब्ध होती है। तो जो कह रहे हैं कि ऊपर जो कहा गया है कि योग संबंधी कृष्टियां जगत श्रेणी के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है, तो वो इस कारण से है। अब इनका अपूर्व स्पर्धकों से भी असंख्यात गुणहीनपना अविरुद्ध है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, कृष्टि तो जब भी होगी तो अपूर्व स्पर्धक से असंख्यात गुणाहीन ही होगी, क्योंकि उसके आगे का प्रोसेस है पूर्व स्पर्धक के बाद अपूर्व स्पर्धक के बाद कृष्टि होती है। तो इसमें तो गुणहीनपना तो पाया ही जाएगा। वे योग संबंधी कृष्टियां अपूर्व स्पर्धक, वही चीज आ गया, वे योग संबंधी कृष्टियां अपूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात्मी भाग प्रमाण हैं। एक गुणहानि स्थानांतर की स्पर्धक शलाकाओं के असंख्यात्मी भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं। एक गुणहानि स्थानांतर की अपेक्षा शलाकाओं के असंख्यात्मी भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं। पुनः इनके भी असंख्यात्मी भाग प्रमाण ये योग कृष्टियां एक स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं के असंख्यात्मी भाग जानना चाहिए। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। इस प्रकार कृष्टियों को करने के लिए अंतर्मूर्त काल का पालन करने वाले इस जीव के कृष्टिकरण काल के यथाक्रम समाप्त होने पर उसके बाद अनंतर काल में जो विरूपण रूपना विशेष है उसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों का नाश करता है। कृष्टि चूंकि सबसे बारीक चीज है, सबसे कृष्टि हुई है, तो पहले कृष्ट चीज खत्म होती है, अब उसके बाद अपूर्व स्पर्धक और पूर्व स्पर्धक का नाश हो रहा है। जब तक कृष्टिकरण के काल का अंतिम समय है तब तक पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक अविनष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनका विनाश नहीं होता है, क्योंकि उनके असंख्यात्मी भाग प्रमाण ही सदृश धन वाले जीव प्रदेशों का प्रत्येक समय में कृष्टिकरण रूप से परिणमन उपलब्ध होता है। यानी योग जीव प्रदेश में जो शक्ति, योग की शक्ति पाई जा रही है, उसको कृष्टि करके और उसकी कृष्टि हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो एक सदृश धन वाले एक जैसी अविभाग प्रतिच्छेदों वाले आत्मा के प्रदेशों का कृष्टि कर करके उसका परिणमन कराया गया है। पुनः तदंतर समय में सभी पूर्व स्पर्धक अपने स्वरूप का त्याग करके
कृष्टि रूप से परिणमन करते हैं। वापस ये कृष्टि रूप में अब इनकी कृष्टि हो रही है, जो पूर्व स्पर्धक और पूर्व स्पर्धक शेष बचे हुए थे। क्योंकि जघन्य कृष्टि से लेकर उत्कृष्ट कृष्टि के प्राप्त होने तक उन कृष्टियों में सदृश धन रूप से उनका उस काल में परिणमन का नियम देखा जाता है। इस प्रकार कृष्टिकरण काल समाप्त हुआ। अब इसके बाद अंतर्मुक्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होकर संयोग केवली में जो अवशेष काल रहा उसका पालन करता है। यानी कृष्टि कर करके जितना योग हो गया आत्मा के प्रदेशों में घट करके सारे योगों को कृष कर लिया। कृष कर जितना कृष कर सकता था उतना कृष करने के बाद में अब जितना अयोगिक काल का अवशेष रहा उतनी देर वो उस कृष्टिगत योग वाला होकर के ठहरता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र अवतरण हुआ है। अभी तो 14वां गुण स्थान छोड़ तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान भी नहीं आया है। अंतर्मुक्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है। यह सूत्र सुगम है। अब कृष्टिगत योग का वेदन करने वाला यह सहयोगी केवली क्या अंतर्मुक्त काल तक अवस्थित भाव से वेदन करता है या अन्य प्रकार से वेदन करता है। जो सहयोग केवली है जिसने कृष्टि कर लिया, सारे योगों को एकदम सूक्ष्म योग करने के बाद भी और कृष्टि से और कम कर लिया, तो वो ऐसा ही वेदन करता है या कुछ और है। इस तरह इस प्रकार की आशंका का निराकरण करेंगे। यथा प्रथम समय में कृष्टि वेदक कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का वेदन करता है। पहले समय में तो जो कृष्टि का वेदन करता है, वेदन कर रहा है, वो कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का वेदन करता है। पुनः दूसरे समय में प्रथम समय में वेदी गई कृष्टियों के अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग विषय कृष्टियां अपने स्वरूप को छोड़कर मध्यम कृष्टि रूप से वेदी जाती है। सब कृष्टियां वेदी जाति का मतलब कि वैसा योग वहां पर वैसा योग को अनुभव किया जाता है, वेदा जाता है कि भाई आत्मा के प्रदेशों में योग शक्ति कितनी बची हुई है। वेदा माने ये वेदा जाता है मतलब अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है। हाँ। इस प्रकार प्रथम समय संबंधी योग से दूसरे देखिए योग का आ गया ना, दूसरे समय संबंधी योग असंख्यात गुणहीन होता है। भाई जो हम लोग पीछे समझे हैं, जैसा मेरे को समझ में आया, योग शक्ति को नाप रहे हैं तो योग शक्ति आत्मा के प्रदेशों में है, उस आत्मा के प्रदेशों से योग शक्ति को कम कर रहे हैं। सूक्ष्म किया, पहले सूक्ष्म किया, अब पूर्व स्पर्धा का कृष्टियों के द्वारा जो सूक्ष्म योग हो गया उसको और कृष कर रहे हैं, कृष कर करके ये कर रहे हैं। तो अब प्रश्न आया कि भाई जब कृष्टिकरण समाप्त हो गया तो उस समय जो आप कहते हैं अंतर्मूर्तक रहता है, तो वो क्या एक समान वेदन करता है क्या? जो योग उस समय जितना सा भी योग हो रहा है, कृष्टिगत योग, कृष्टि करने के बाद जितना सा भी योग बचा, तो क्या वो उतने योग का अंतर्मूर्त काल तक वेदन करता है का? ये प्रश्न किया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले समय में तो जो कृष्टि करके बचा हुआ योग है उसका असंख्यात बहुभाग, यानी जैसे 1000 है, मान लीजिए कृष्टि योग शक्ति वहां पर 1000 है, असंख्यात को हम 10 मान ले तो 10 से भाग दिए, 1000 में 100 आया, 1000 में से 100 घटा दिया, 900 का वेदन कर रहा है। फिर कहते हैं उसके बाद दीदी ये ना पहले एक अंतर्मुहूर्त में तो पहले इतना सारा कृष्टि किया, फिर वापस एक अंतर्मुहूर्त में ये बात बता रहे हैं क्या? हाँ, मतलब ये दूसरे अंतर्मुहूर्त की बात बता रहे हैं। दूसरा अंतर, वहां से नया अंतर्मुहूर्त चालू हो गया। और इस तरह प्रथम समय पुनः दूसरे समय में प्रथम समय में भेजी गई कृष्टियों के अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग विषय कृष्टियां अपने स्वरूप को छोड़कर मध्यम दृष्टि रूप से भेदी जाती है। दूसरे समय में नीचे वाले भी कृष्टि छोड़ दिया, यानी जो सबसे कम योग वाला आत्मा प्रदेश उसको भी छोड़ा, ज्यादा से ज्यादा योग उस समय पाए जाने वाले योग में सबसे ज्यादा जो जिसमें योग था उसको भी छोड़ा, और मध्यम वाले योग की शक्ति को वो उस समय वेदन कर रहा है। इस प्रकार प्रथम समय वाली योग से दूसरे समय वाली योग असंख्यात गुणाहीन है। इस प्रकार तृतीय आदि समयों में भी जानना चाहिए।
इसलिए प्रथम समय में चूंकि वेदन करने की शक्ति, योग शक्ति घटती जा रही, तो योग शक्ति घट रही है, तो वेदन करने का, योग का वेदन कम होता जा रहा है। इसलिए प्रथम समय में बहुत कृष्टियों का वेदन करता है, दूसरे समय में विशेषहीन कृष्टियों का वेदन करता है। मतलब अनुभव करता है कि भाई अब वहां तो केवल ज्ञान हो चुका है, आत्म स्वरूप हो चुके हैं। अब आत्म स्वरूप हो, केवल ज्ञान हो चुका है, तो उनके तो सारी चीज उनके जानने में आ रही है। यहाँ वेदन का मतलब ऐसा केवल नहीं, उनको जानने में आ रही है कि मेरे आत्मा में योग शक्ति इतनी बची है, अथवा आत्मा के प्रदेश नहीं जानने में आ सकते, पर आत्मा का योग शक्ति भी भाव रूप है, लेकिन फिर भी योग शक्ति, चूंकि योग जो है वो योग अपने आप में द्रव्य रूप है, तो वहां योग की शक्ति को उनको वेदन हो रहा है। इसलिए प्रथम समय में बहुत कृष्टियों का वेदन करता है, दूसरे समय में विशेष कृष्टियों का वेदन करता है। बहुत कृष्टियों का वेदन करने का मतलब कि आत्मा के प्रदेशों में योग शक्ति छीन हो रही है, ऐसी बहुत सारी कृष्टि हो रही है, उनको वो वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। दूसरे समय में विशेषहीन कृष्टियों का वेदन करता है, दूसरे समय में पहले समय से कम कृष्टि होती, कम कृष्टि का मतलब कम बार कृष्टि होती है। इस प्रकार अंतिम समय तक विशेषहीन क्रम से कृष्टियों को वेदन करता है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा प्रथम समय में स्तोक कृष्टियों का प्रमुख वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समय में अधस्तन और ऊपरी असंख्यात में भाग विषय कृष्टियां ही विनाश होती हुई प्रधान रूप से विवक्षित हैं। दूसरे समय में असंख्यात गुणी कृष्टियों का वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समय में विनाश को प्राप्त हुई कृष्टियों से दूसरे समय में अधस्तन ऊपरी असंख्यात में भाग से संबंध रखने वाली असंख्यात गुणी कृष्टियों का विनाश करता है। यानी जो विनाश होने वाली चीज है वह आगे आगे ज्यादा हो रही है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले समय में विनाश कितनी हो रही है, कम हो रही है, तो वेदन ज्यादा है ना, योग अभी वहां पर ज्यादा है। तो क्या प्रमुख से वेदन करता है, तो पहले समय में योग का ज्यादा अनुभव हो रहा है, योग ज्यादा है। फिर दूसरे समय में और ज्यादा दृष्टि हो रही है, तो दूसरे समय में योग और कम, उसको योग शक्ति और कम होती जा रही है। असंख्यात गुणी कृष्टियों का विनाश करता है, यह उस कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से यह जीव कृष्टिगत योग का वेदन करता है। कृष्टिगत माने क्या कहेंगे, कृष्य होता हुआ। योग क्या हो रहा, कृष्य हो रहा। अभी 100 शक्ति वाला था, उनको वेदन हो रहा कि अब तो 90 शक्ति बची है, अब तो 80 शक्ति का योग बचा है। अब तो क्योंकि वो आत्म प्रदेश में योग शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। हम लोग अपने हाथों की शक्ति का, हम लोग नहीं कह देते हैं कई बार कि हमको तो हाथ में शक्ति ही नहीं लगती, हाथ में आजकल बहुत कमजोरी लगती है, अंगुलियों में बहुत कमजोरी लगती। वो जो हमको कमजोरी लग रही वो योगी शक्ति तो है ना, वहां पर हमको हलन चलन में से हाथों में कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो हम क्या कहते हैं, हमको कमजोरी लग रही। तो कमजोरी लगने का मतलब वहां के आत्मा के प्रदेशों में योग शक्ति कम हो रही है, जो कि हमको कमजोरी का अनुभव करा रही है। वहां कमजोरी वाली चीज तो वहां तो शरीर से तो कुछ देखना ही नहीं है, लेकिन वो कृष्टिगत होता हुआ योग का वेदन कर रहे हैं कि भाई मेरा योग सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक समय में मध्यम कृष्टि रूप परिणमन करने वाली कृष्टियों की असंख्यात गुण रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है। प्रथम आदि समयों में क्रम से वेदी गई कृष्टियों के जीव प्रदेश द्वितीय आदि समयों से अपरिस्पंद स्वरूप से अयोगी होकर स्थित रहते। ऐसा क्यों नहीं मानते? बोला आप ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं कि जो कृष्टि हो रही है तो योग शक्ति खत्म हो रही है, तो जितने प्रदेशों की योग शक्ति खत्म हुई उतने प्रदेशों का आप अयोगी सिद्ध कर दीजिए ना, क्योंकि परिस्पंदन रहित योग शक्ति पहले समय में जो कृष्टि करके योग शक्ति को भोगे, अब वो अपरिस्पंद रूप हो गई, तो आप उतने के लिए ऐसे कह दीजिए कि उतना
उतने आत्मा के प्रदेशों में अयोग होकर के स्थित हो गए। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं आप? ऐसा कह रहे हैं नहीं, क्योंकि एक जीव में अक्रम से संयोग रूप और अयोग रूप पर्यायों की प्रवृत्ति होने में विरोध आता है। बोले एक जीव में अगर कोई कहे कि भाई ये इतना सा तो संयोग हो गया, इतना सा अयोग हो गया, ऐसा नहीं पाया जाता है। इस तरह प्रति समय अधस्तन और उपरिम असंख्यात में भाग प्रमाण कृष्टियों को असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से मध्यम कृष्टियों के आकार से परिणामाकर विनाश करता है, जो सारी कृष्टियों को मध्यम रूप करके खत्म करता है। यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार का अर्थ सूत्र में नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का विनाश करता है। इस प्रकार आगे कहे जाने वाले सूत्र में स्पष्ट रूप से इस अर्थ विशेष का संबंध देखा जाता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक कृष्टिगत योग का अनुभव करने वाले कृष्टिगत योग का अनुभव करने वाले अति सूक्ष्म काय योग में विद्यमान संयोग केवली के उस अवस्था में ध्यान परिणाम कैसा होता है, ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या हो रहा था? कृष्टि 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 हो रही थी। सूक्ष्म बादर से सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म में भी पूर्व स्पर्धा का पूर्व स्पर्धा पहले कृष्टि हुई, पूर्व स्पर्धा का जो द्रव्य था उसको उससे नीचे सिंचित कर करके या अपवर्तन कर करके या अपकर्षण कर करके उसको खत्म किया। जो बचा फिर बचे हुए द्रव्य की फिर कृष्टि करना चालू किया। तो अब देखिए अब जाकर के ये आया है। तथा सूक्ष्म थोड़ा सा अधस्तन और उपरिम है ना, ये प्रति समय अधस्तन और उपरिम असंख्यात भाग प्रमाण कृष्टियों को असंख्यात गुण मध्यम कृष्टियों के आकार से जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। हाँ। अब जिन प्रदेशों को लेते जा रहा है उसकी कृष्टियां करते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीजें घटती है बिल्कुल मैथमेटिक्स ढंग से घटती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं का भी प्रदेश आया उसकी कृष्टि कम कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि जो सबसे कम अधस्तन उपरितन का मतलब क्या? पैर के और सिर के नहीं, कम जघन्य अभिभाग प्रतिच्छेद वाले और उत्कृष्ट अभिभाग प्रतिच्छेद वाले, यानी जघन जिसमें अभी योग शक्ति कम बची है वो, जिसमें योग शक्ति बची ज्यादा बची हो, इस तरह से दोनों को मध्यम में लाते हैं, ऐसा कर रहे हैं। जिसमें सूक्ष्म क्रिया रूप योग हो, है ना। अब जाकर के आया है सूक्ष्म। हम लोग तो मोटे रूप में क्या सुन रखे हैं, मतलब मैं तो यही सुन रखी हूँ, आप लोग का पता नहीं, आप लोग कई क्लास करते हो तो मेरे से इतनी क्लास करने का मौका नहीं लगा कि समुद्घात के लिए करते हैं और दंड में आते ही फिर अभी थोड़े दिन पहले ये जाना कि दंड में आने के बाद में योगों को निरोध करते हैं। बादर से काय, बादर काय योग से सूक्ष्म मनोयोग, फिर सूक्ष्म वचन योग, फिर सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास, फिर बादर योग, बादर काय से सूक्ष्म काय योग, फिर सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का नाश करते हैं, वचन योग का करते हैं, श्वासोच्छ्वास का करते हैं, और फिर सूक्ष्म काय का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती के द्वारा सूक्ष्म काय योग का निरोध करके और 14वां गुणस्थान हो जाता है। ये इतना सा जाना हुआ था, मतलब बस इतना सा ही लिखा हुआ, कहीं पढ़ा हुआ है याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा हुआ, इतना सा ही बस, इसके अलावा एक अक्षर भी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ था। और यहाँ पर देखिए कि जय धवल से कितना, मतलब उसको होने में दंड कपाट, दंड समुद्घात जो करते हुए हो रहा है, उसके बाद की चर्चा कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितना काम हो रहा है। तो अब जाके वो ध्यान की बात आई है, जिसमें सूक्ष्म क्रिया रूप योग हो। देखिए अभी भी योग से हो रहा है, जिसमें सूक्ष्म क्रिया रूप योग, अभी भी आत्मा के प्रदेशों में सूक्ष्म क्रिया रूप योग हो, यानी आत्मा के प्रदेशों की योग शक्ति एकदम सूक्ष्म हो गई। यहाँ पर जो आत्मा का प्रदेश बार बार आ रहा, सिंचित करता है, आत्मा के प्रदेशों का अपकर्षण करता है, कहने का मतलब आत्मा के प्रदेशों की योग शक्ति, चूंकि योग शक्ति आत्मा के प्रदेशों में पाई जाती है, उद्गल में नहीं पाई जाती, इसलिए वहां पर जीव प्रदेश लिखा हुआ सब जगह। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं जिसमें सूक्ष्म क्रिया रूप योग हो, वह सूक्ष्म क्रिया रूप
तथा नीचे प्रतिपात नहीं होने से अप्रतिपाती, ऐसे तीसरे शुक्ल ध्यान को उस अवस्था में ध्याता है। अब यह ध्यान हो रहा है, यह कथन का तात्पर्य है। सूक्ष्म क्रिया रूप अप्रतिपाती, सूक्ष्म योग एकदम सूक्ष्म हो गया है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म हुआ। अप्रतिपाती चूंकि उस गुण स्थान से नीचे नहीं गिरेंगे, उस ध्यान से नीचे नहीं आएंगे, इसलिए उस ध्यान का नाम अप्रतिपाती है। इस ध्यान का फल क्या फल है? योग के आश्रव का अत्यंत निरोध करना इसका फल है। अब जाके योग का आश्रव का आत्यांतिक निरोध हुआ है। कौन सा योग बचा था? काय योग थोड़ा सा बचा था, जिसको पूर्व स्पर्धा के कृष्टि कर करके उपरितन अधस्तन को मध्यम करके उसको फिर नाश कर करके कृष्टि के द्वारा नाश किया, पतला किया, छीन किया, जितना छीन हो सकता था। अब छीन होने का जितना सा बचा, अब क्या कह रहे हैं? योग के आश्रव का अत्यंत निरोध करना। अब इस ध्यान के द्वारा जो योग बचा है, एकदम जघन्य योग, वो भी किससे नाश हो रहा है? लास्ट में ध्यान से लास्ट हो रहा है, ध्यान से निर्जरित हो रहा अथवा नष्ट हो रहा है। 13वें गुण स्थान में कोई भी ध्यान नहीं कहीं पर बताया गया। लास्ट में जो सूक्ष्म योग, अत्यंत सूक्ष्म योग जो बच जाता, काय योग, बाकी योग तो खत्म हो गए थे, काय योग चल रहा था। काय योग को बाद सूक्ष्म इस तरह से सबसे लास्ट में सूक्ष्म काय योग करके और फिर तीनों योग को खत्म करके उसके बाद कृष्टि के द्वारा इसको खत्म किया जा रहा था। तो वो जब एकदम थोड़ा सा बच गया, उस थोड़े से काय योग को नष्ट करने के लिए ये ध्यान किया जाता है। देखिए, क्योंकि सूक्ष्मतर काय परिस्पंद का, क्या सुंदर है, क्योंकि सूक्ष्मतर होता ना, सूक्ष्मतर, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं? जैसे कहते हैं ना भाई, सीता से उर्मिला ज्यादा गोरी थी, है ना, ज्यादा गोरी थी, ये कंपैरेटिव, दो में तुलना करके जिसको कहते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री लेकर के आकर के कह रहे हैं कि क्योंकि सूक्ष्मतर काय परिस्पंदन का भी यहाँ पर अन्वय के बिना निरोध देखा जाता है। अन्वय का मतलब अब आगे योग नहीं होना है, आगे उसको नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर उसका निरोध होता है। यहाँ पर जाकर के सूक्ष्म काय योग का निरोध हुआ है। कहा भी है, काय योगी और अद्भुत स्थिति वाले सर्वज्ञ के योग क्रिया का निरोध करने के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। साफ यहाँ पर लिख दिया काय योगी, केवल काय योगी, बाकी सारे योग खत्म हो गए हैं। काय योग भी कितना कर दिया गया, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, कितना विशेष विवेचन के द्वारा जो जय धवला का है पूरा का पूरा, बाकी ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। जय धवला से पंडित जी का उपकार माने हम लोग, चाहे 10% समझ में आया हो, चाहे जितना समझ में आया हो, इसका मूल चीज तो समझ में आ गई कि हाँ इस तरह का होता है। क्रम पूर्वक ऐसे ऐसे नहीं याद होने का है, लेकिन इतना तो समझ में आया जरूर कि काय योग को भी और कृष्ण करने के लिए कितनी प्रक्रिया हुई है। प्रक्रिया का वे हमको याद नहीं रह सकता है, पर प्रक्रिया कितनी हुई है ये हमको समझ में आ रहा है कि कितनी प्रक्रिया के बाद में कितना सा काय योग बचा है। उस काय योग को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान हो रहा है। अद्भुत है दीदी, बहुत अद्भुत, क्या अद्भुत का भी अद्भुत है भाई। दीदी ये क्वेश्चन था कि ये तो अभी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान हो रहा है, पर पहले जो ये कृष कर रहा था वो क्या चीज, कौन से ध्यान से कर रहा था? वो भी तो कृष करने के लिए कुछ नहीं, वो ध्यान से थोड़ी, तो परिणामों की विशेषता से होता है। ध्यान में तो परिणाम भी खत्म हो जाते हैं ना। ध्यान किसको कहते हैं? जिसमें कोई परिणाम न रहे, है ना, एकाग्रता। और वहां परिणाम के बस 13वें गुण स्थान के जो अत्यंत विशुद्ध परिणाम है उसके बल से हो रहा है। अच्छा, नहीं तो अपन को तो यही पता था कि उसी से ही हो रहा है, ध्यान से। इतना ज्यादा नहीं पता था। कहते हैं ये 4 लाइन हमको हाल फिलहाल में कही, हाल फिलहाल में तो नहीं, इस समय तो मेरे को समय नहीं मिलता। जैसा कि हमको याद आता है कि बेनाड़ा जी की किसी किताब में पढ़े थे क्या, बस इतना सा 4 लाइन, बादर योग से सूक्ष्म मनोयोग करता है,
फिर वहां पर तो, यहाँ पर तो हम थोड़ा सा, मुझे पता नहीं अब इसमें गलत है, मतलब गलत इन द सेंस कि पंडित जी उसको हाईलाइट नहीं करे हैं क्या, या जहां मैंने पढ़ा है वहां ठीक नहीं है क्या। वहां तो ऐसे लिखा हुआ था, बादर का योग के बल से, बादर मनोयोग को क्या नाम है, सूक्ष्म मनोयोग करता है, फिर सूक्ष्म मनोयोग से के बल से बादर वचन योग को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्म वचन बल से के बल से श्वासोश्वास को सूक्ष्म करता है, फिर सूक्ष्म श्वासोश्वास के बल से बादर काय योग को सूक्ष्म काय योग करता। वहां पर तो इस तरह से लिखा हुआ था कि उसके बल से, उसके बल से, और यहाँ पर तो जो हम लोग पढ़े वो सब में काय के द्वारा ही कह रहे हैं, है ना। अभी हम लोग ने पढ़ा था इस पेज में, एक बार दोबारा अपने लोग देखते हैं, पेज नंबर 93 है मेरे में। देखिए, बादर काय योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है ना। फिर बादर काय योग के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। तो और उसके पहले बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग को निरोध करता है। यहाँ पर सभी जगह का जो निरोध करने की क्रिया आई वो काय के द्वारा आ रही है, पर मैंने जो पढ़ा था वो ठीक इसी तरह से, उसके बल से उसको, उसके बल से उसको। अब मैं नहीं जानती कि मतलब यहाँ तो इन्होंने तो सूत्र का अर्थ दे रखा है, इसलिए निश्चित रूप से ये सही है, तो हमने यही पढ़ा था। दीदी काय के द्वारा करता है या परिणाम, तो कैसे परिणाम काय के द्वारा थोड़ी होते, परिणाम जो होते हैं नहीं, एक मिनट, परिणाम चूंकि योग है ना, योग है ना, योग किससे होगा, परिणाम से होगा ना। तो लेकिन कार्य किससे होगा, योग से तो होगा ना। तो वो जब सूक्ष्म काय योग कर लिया तो सूक्ष्म काय योग के बल से अब क्या कर रहा है, जो मनोयोग है उसको भी सूक्ष्म कर रहा है। तो जो योग शक्ति घटानी है ना, तो योग शक्ति घटाने के लिए काय तो लेना ही पड़ेगा ना। काय के द्वारा ही योग शक्ति सारी खत्म की जा रही है, मनोबल भी, वचन मनोयोग भी, वचन योग भी, उसको सूक्ष्म किया जा रहा है, सूक्ष्म करके फिर खत्म किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आकर के ध्यान आया है, काय योगी अद्भुत स्थिति वाले सर्वज्ञ के योग क्रिया का निरोध करने के लिए तीसरा शुक्ल ध्यान कहा गया है। शंका, समस्त पदार्थों को विषय करने वाले ध्रुव उपयोग से परिणत केवली जिनमें एकाग्र चिंता निरोध का होना असंभव है, ऐसा अभिष्ट है, अतः ध्यान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह कहना सत्य है, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों का साक्षात्कार कर लिया है और जो श्रम रहित उपयोग से परिणत हैं, उनका जो उपयोग है उसमें श्रम, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, 13वें गुण स्थान के पहले जितना उपयोग होता है सब में श्रम लगता है, श्रम यानी परिश्रम लगता है। आज हम लोग कुछ भी चिंतन करते हैं, क्योंकि हम लोग तो केवल को नहीं समझ सकते, इसलिए हम लोग अपने रूप में समझे। आज हम कोई भी, अगर हम मन से भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो पाते हैं ना कि थक जाते हैं। जैसे मन से आप कोई स्तोत्र याद कर रखे हैं, अपना बैठे हैं तो मन से उसको आप याद कर रहे हैं कि आगे की लाइन ऐसे, आगे की लाइन, तो पाते क्या थोड़ी देर के बाद हम थक जाते हैं। तो यानी हमारा उपयोग कैसा है, श्रम सहित है, परंतु ये यहाँ पर इनको श्रम नहीं है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव के एकाग्र चिंता निरोध लक्षण ध्यान नहीं बन सकता, क्योंकि यह अभिष्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई आप ध्यान क्यों नहीं घटाते हो। वहां पर एकाग्र चिंता निरोध जो ध्यान है दूसरे नंबर का, जिसको कि 12वें गुण स्थान तक माना गया है, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान का फल 13वें में है, फल है। तो कहते हैं आप उसको क्यों नहीं कर लेते हैं एकाग्र चिंता निरोध। तो वो कह रहे हैं कि जो उनका उपयोग है ध्रुव, एकदम ध्रुव उपयोग है, ऐसा नहीं कि चंचलपना है उपयोग में, और श्रम रहित भी उपयोग है। तो वहां पर श्रम तो भी क्रम नहीं रहित है होगा। दीदी क्रम दिख रहा है हमारा मेरी तो क्रम किताब में, रहित है, क्रम दिख रहा है क्रम दीदी, रहित। मुझे भी श्रम है। नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, क्रम रहित। जी हाँ, मेरे हो इसमें सकता भी है। क्रम दिख रहा क्रम है। रहित है, मेरे में भी क्रम रहित है, क्रम से मतलब क्रम से। ये में तो खाली म लिखा हुआ है, तो मैंने उसको नहीं सही लिख दिया। नहीं क्रम लिखा हुआ है, मेरे में है ही नहीं, वो आगे का अक्षर ही नहीं है। मेरे में क्रम है। एक मिनट, पेज नंबर 101 कुछ लिखा ही नहीं, तब ये प्रिंट ही नहीं हुआ है। क्रम कह रहे हैं ना, क्रम लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया,
और जो क्रम रहित उपयोग से परिणत हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको सारी चीजें विश्व की एक साथ दिखती हैं। ये हम लोग को जानते ही हैं कि जैसे हाथ पर आंवला रखा हो वैसे उनको सारा विश्व एक साथ दिखता है, यानी क्रम से नहीं होता। ध्यानोपयोग और दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग क्रम पूर्वक नहीं होते, एक साथ होते हैं। हमको पता है, हम लोग को पता है। तो कहते हैं कि क्रम रहित उपयोग से रहित है। ऐसे सर्वज्ञ देव के एकाग्र चिंता निरुद्ध लक्षण ध्यान नहीं बन सकता, क्योंकि यह अभीष्ट है। किंतु योग के निरोध मात्र से होने से कर्म आश्रव के निरोध लक्षण ध्यान फल की प्रवृत्ति को देखकर उस प्रकार के उपचार की कल्पना की है। यहाँ पर ये हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि 13वें गुण स्थान में कोई ध्यान नहीं है, उपचार से ध्यान है। क्योंकि जो काम हो रहा है, ऐसा कहा जाता कि जो वहां कार्य हो रहा है, जितना भी ये कार्य हुआ है, ध्यान के बिना नहीं होता। तो वहां पर कह रहे उपचार से ध्यान है, उपचार की कल्पना की है, इसलिए कुछ भी हानि नहीं है। अथवा तो वो जो कह रहे हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती जो ध्यान घटाया जा रहा है, तो बोलो वहां पर ऐसा थोड़ी है कि उनका क्रम पूर्वक उपयोग है तो एकाग्र चिंता निरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को रोक करके एक वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ध्यान का वहां पर अभाव है। यहाँ पर कहते हैं कि केवल उपचार मात्र से ध्यान, वहां पर ध्यान की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्रम, जैसे क्रम शब्द आप लोग कह रहे हैं कि क्रम लिखा हुआ, क्रम से रहित से है उनका जो ध्यान है, अथवा जो उनका उपयोग है क्रम रहित है, तो वहां पर तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। अथवा अभिष्ट है, क्योंकि यह अभिष्ट है। एकाग्र चिंता निरोध लक्षण ध्यान नहीं बन सकता, क्योंकि यह अभिष्ट है। एक मिनट, हाँ अभिष्ट है, इसलिए कि एकाग्र चिंता निरोध ध्यान ये अभिष्ट है। माने ये मतलब हम यही तो चाहते हैं। अभिष्ट है मतलब हमको मान्य है। आपने जो ऊपर शंका की कि एकाग्र चिंता निरोध ध्यान वहां पर नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं हमें इष्ट अभिष्ट है, मतलब हम भी मानते हैं उस चीज को कि उनको एकाग्र चिंता निरोध ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि वह क्रम पूर्वक उपयोग से रहित है। इसलिए अभिष्ट माने हमें भी मान्य है। अथवा चिंता का हेतु होने से भूतपूर्व पने की अपेक्षा चिंता का नाम योग है। उसमें एकाग्र पने से निरोध करना एकाग्र चिंता निरोध है। पहले क्या था उनका, चिंता थी, योग था, योग बदल रहा था, है ना। अपने लोग पढ़ चुके एकत्व वितर्क, एक पद से दूसरे पद पर आना, पृथक वितर्क, वितर्क एकत्व वितर्क में खाली विचारों का बदलना, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीज वहां पर होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, उसके एकाग्र पने से निरोध करना एकाग्र चिंता निरोध है। इस प्रकार के व्याख्यान का आश्रय करने से यहाँ ध्यान स्वीकार किया गया है, इसलिए कोई दोष नहीं है। वो शंका में यही जताए कि आप ध्यान यहाँ पर क्यों घटा रहे हो, वहां तो जरूरत ही नहीं ध्यान की। तो नेट सेल में ये यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर उपचार से ध्यान किया गया है। यहाँ पर ध्यान का कोई भी, क्योंकि ध्यान जो होना था उनको केवल ज्ञान, वो तो हो चुका। अब यहाँ पर केवल इसीलिए कि चूंकि ध्यान का फल 13वां गुण स्थान है, और 13वें गुण स्थान में ध्यान उपचार से कहा गया है, 14वां गुण स्थान बताना है, इसलिए योग निरोध के लिए, उपचार के लिए कह दिया गया कि इस ध्यान के मार्फत से योग का निरोध किया जाता है। समय हो गया है। मन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के से जो उपचार से बता रहे हैं, उससे जो सूक्ष्म कृष्ण का योग जो थोड़ा बचा था उसको नष्ट किया या निरोध किया। हाँ, योग निरोध के जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान के द्वारा उसको नाश करके 14वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक
सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।